हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। प्रयोगशाला सहायक पेपर 2018 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें हम जीव विज्ञान के जो शेष प्रश्न रह गए हैं प्रयोगशाला सहायक के पेपर 2018 के जो हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, सभी क्वेश्चंस बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं और थोड़े से अच्छे लेवल के भी हैं। इन प्रश्नों को आपको ये न समझें कि ये केवल लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लायक ही हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में सहायता कर सकते हैं और नीट लायक, जो नीट एग्ज़ाम है, एमबीबीएस के एंट्रेंस है, उसके लायक भी ये क्वेश्चन हैं। सभी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में क्या सही है। अपरा या जो प्लेसेंटा होता है वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन व एंड्रोजन। तो एंड्रोजन तो मेल्स में होता है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। दूसरा प्लेसेंटल गोनेडोट्रोपिन्स, एस्ट्रोजन व एंड्रोजन, ये भी गलत है। तीसरा है HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। चौथा है HCG, प्रोजेस्ट्रॉन और एंड्रोजन। तो यहाँ देखो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, ये चारों हार्मोन जो है वो अपरा या प्लेसेंटा द्वारा सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के प्रेक्षण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है। यानी कि जब तंत्रिका आवेग आगे निकल चुका होता है, आगे जाने के बाद तंत्रिका पुनः जो अपने वापस मूल स्थिति में आती है, तब कौन सी क्रिया होती है। तो आपके ऑप्शन है K+ आयनों का अंतर प्रवाह, Na+ आयनों का बहिर्प्रवाह, K+ आयनों का बहिर्प्रवाह और Na+ एवं K+ आयनों का बहिर्प्रवाह। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा पोटेशियम आयन। तीसरा होगा पोटेशियम आयनों का बहिर्प्रवाह। पोटेशियम आयन जो भीतर आ जाते हैं तो वापस इसको रीपोलराइजेशन होने की स्थिति में K+ आयन बाहर जाते हैं और तंत्रिका आवेग जो है वो रिस्टोर हो जाता है, रीपोलराइजेशन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा K+ आयनों का बहिर्प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। नीचे 4 कथन है, आपको गलत कथन बताना है। पहला है, मानव मस्तिष्क में 2 दृक पालिकाएं होती है, 2 ऑप्टिक लोब होते हैं। तो पहला ही गलत है, क्योंकि मानव मस्तिष्क में 2 नहीं 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं। 2 इंफीरियर ऑप्टिक लोब होते हैं, 2 सुपीरियर ऑप्टिक लोब होते हैं। तो ऐसे टोटल 4 ऑप्टिक लोब होते हैं। तो इसका सही जवाब तो पहला ही हो गया कि इसमें 2 दृक पालिकाएं दी हुई है, जबकि होती है 4 दृक पालिकाएं। इसीलिए उन दृक पालिकाओं को कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना कहा जाता है। कार्पोरा क्वाड्री यानी होता है 4, तो कार्पोरा क्वाड्रीजेमाइना इनको कहते हैं। आगे के ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। कार्पस कैलोसम 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। तो बिल्कुल प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं और दोनों को जोड़ने वाली संरचना कार्पस कैलोसम होती है। नेक्स्ट है, हाइपोथैलेमस में भूख का केंद्र होता है। तो बिल्कुल हाइपोथैलेमस जो है हमारे भूख प्यास का नियंत्रण करता है, हमारे तापमान का नियंत्रण करता है और हमारी जो लैंगिक इच्छाएं होती है उनका नियंत्रण हाइपोथैलेमस ही करता है। नेक्स्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ये भी सही है। हमारे शरीर की जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण के किस भाग द्वारा किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है सैकुलस, यूट्रिकुलस, आधारी कला और रेसिनर की कला। तो इसका सही जवाब होगा आधारी कला, क्योंकि आधारी कला में बहुत सारी रोम कोशिकाएं होती है और इन रोम कोशिकाओं में जब ध्वनि आती है, ध्वनि का जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे इनमें कंपन उत्पन्न होता है जो आवेग उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब होगा आधारी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि आपको यहाँ गलत कथन बताना है। पहला कथन है, आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, मायोसिन पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, ए पट्टी की लंबाई बनी रहती है। चौथा, सार्कोमियर छोटा होता है। तो देखो रेखित पेशी जो है उसका जो इकाई है, उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे सार्कोमियर कहते हैं। इसमें 2 तरह के बैंड हैं, ए बैंड होता है और आई बैंड होता है।
ए बैंड मायोसिन पट्टियों का, मायोसिन प्रोटीन का बना है, और आई जो होता है वो एक्टिन प्रोटीन का होता है। ए बैंड जो होता है उस पर, यानी कि मायोसिन पर जो है वो एक्टिन तंतु गति करते हैं, और उस गति की वजह से आई बैंड जो है वो छोटा हो जाता है उसके ऊपर गति करने की वजह से। तो इन कथनों को देखते हुए पहला कथन जो है वो गलत है, क्योंकि आई पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता ऐसा लिखा है, जबकि आई बैंड जो है वो छोटा हो जाता है, तो पहला गलत है। दूसरा, मायोसिन पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ए बैंड मायोसिन का ही तो बना है, तो उसमें परिवर्तन होगा ही नहीं, वो उतना का उतना ही रहेगा, तो ये सही है। ए पट्टी की लंबाई बनी रहती है, तो ये भी सही है। ए बैंड उतना का उतना ही रहेगा, ये भी सही है। और सार्कोमियर छोटा होता है, तो बिल्कुल सार्कोमियर में संकुचन होगा तो वो छोटा होगा ही होगा, ये भी सही है। तो इसका जो गलत कथन है वो है पहला, इसलिए सही उत्तर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? तो देखो, कोशिका में राइबोसोम जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, आर आरएनए से ही बना होता है राइबोसोम, तो आर आरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सभी आरएनएज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट में दिए सिंड्रोम को स्तंभ सेकंड में दिए कैरियोटाइप से मिलान करते हुए उत्तर का चयन कीजिए जो सही नहीं है। यहाँ आपको गलत मिलान बताना है जो, तो देखो यहाँ स्तंभ फर्स्ट में जो है वो कुछ रोग दिए हुए हैं, कुछ आनुवांशिक रोग दिए हुए हैं, और स्तंभ सेकंड में उनके कारण दिए हुए हैं। ए है एडवर्ड सिंड्रोम, जिसके सामने है ट्राइसोमी 18, तो एडवर्ड सिंड्रोम जो है बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये गुणसूत्र संख्या 18 में एक गुणसूत्र की बढ़ने से ट्राइसोमी के कारण होता है। दूसरा है पटाउ सिंड्रोम के आगे दिया हुआ है ट्राइसोमी 13, तो ये भी सही है, पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र में ही ट्राइसोमी के कारण होता है। तीसरा है टर्नर सिंड्रोम और आगे लिखा हुआ है ट्राइसोमी 21, तो ये गलत है, क्योंकि ट्राइसोमी 21 जो है वो डाउन सिंड्रोम होता है, ना कि टर्नर सिंड्रोम, तो ये गलत है। टर्नर सिंड्रोम में 44+X0 एक गुणसूत्र कम होता है, मोनोसोमी के कारण होता है टर्नर सिंड्रोम, तो ये गलत है, तो इसका सही जवाब यही होगा। आगे जो दिया हुआ है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY, तो बिल्कुल उसमें एक X बढ़ जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सही है, तो इसका सही जवाब होगा टर्नर सिंड्रोम, जो यहाँ गलत लिखा हुआ है ट्राइसोमी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह समतापी प्राणी होता है? तो देखो, जो 4-5 जो प्रमुख समूह है कोऑर्डिनेट्स में, मछली वर्ग, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये 3 जो है ये तो असमतापी होते हैं, और पक्षी वर्ग और मैमेलियन या स्तनधारी जो होते हैं वो समतापी होते हैं, उनके शरीर का तापमान समान होता है हमेशा, सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में उनका ताप हमेशा समान रहता है। तो आपको सिर्फ इसमें ये देखना है कि कौन से स्तनधारी है और कौन से पक्षी है। समतापी प्राणी पूछा है तो आपको पक्षी और स्तनधारी वाला समूह देखना है। पहला देखो, व्हेल जो होती है वो स्तनधारी ही होती है, तो ये भी सही है। कबूतर पक्षी वर्ग में है, तो ये भी सही है। चमगादड़ जो है लगता पक्षी जैसा है, लेकिन ये मैमल्स है, स्तनधारी है, तो ये भी समतापी प्राणी है, तो पहला ही सही है, व्हेल, कबूतर और चमगादड़। बाकी में अगर आप गौर से देखो तो क्रोकोडाइल दिया हुआ है, रेप्टाइल्स है, तो वो गलत है। एलिगेटर दिया हुआ है, तो वो भी एक रेप्टाइल ही है, तो वो भी गलत होगा। तो यहाँ क्रोकोडाइल, एलिगेटर जहाँ दिया हुआ है, इस वजह से वो सारे गलत हैं, क्योंकि वो रेप्टाइल्स में आते हैं। नेक्स्ट है, संघों के नाम युक्त सूची फर्स्ट को संरचना युक्त सूची सेकंड में मेल करें तथा सही उत्तर का चयन करें। यहाँ 2 सूचियाँ दी हुई है, आगे संघों का नाम दिया हुआ है और उसके आगे की संरचनाओं से संबंधित सूची दूसरी दी हुई है, आपको मिलान करना है। तो पहला है पोरीफेरा, तो यहाँ अगर आप इन सूची में देखें तो कीटाणु या कॉइनोसाइट्स यानी कॉलर कोशिकाएं भी कहते हैं, ये पोरीफेरा का प्रमुख गुण है, तो ए का मिलान दूसरे से हो रहा है। दूसरा प्लेटियलमंथीज, यहाँ दिया हुआ है ज्वाला कोशिकाएं, तो फ्लैम सेल्स जो है या ज्वाला कोशिकाएं हैं, ये उत्सर्जी संरचनाएं हैं प्लेटियलमंथीज की, तो प्लेटियलमंथीज का मिलान हो जाएगा ज्वाला कोशिका से, बी का फर्स्ट से। नेक्स्ट है निमेट हेलमंथीज, और इसका मिलान जो है आपको यहाँ इसके जस्ट सामने फॉस्मिड से होगा, क्योंकि फॉस्मिड्स जो है वो संवेदी संरचनाएं हैं निमेट हेलमंथीज की। नेक्स्ट है कोर्डेटा का मिलान होगा सबसे आखिरी पश्च गुद पुच्छ या पोस्ट एनल टेल से, क्योंकि पोस्ट एनल टेल पाई जाती है कोर्डेट्स का, ये बड़ा विशेष गुण है।
यहाँ दो बच गई, दंश कोशिकाएं और मेल पीघी नलिकाएं। दंश कोशिकाएं पाई जाती है सिलेंट्रेटा में, जो यहाँ कोई संघ दिया हुआ नहीं है। मेल पीघी नलिकाएं ये पाई जाती है उत्सर्जी संरचनाएं हैं, और ये पाई जाती है ऑर्थोपोडा में, वो भी यहाँ दिया हुआ नहीं है, इसलिए इन दोनों को छोड़ना है। तो इनका सही मिलान जो होगा वो हमने यहाँ दिखा दिया है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स का पाचन नहीं करता? आपके ऑप्शन है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो यहाँ सीधा सा है लाइपेज, ये तो वसा का पाचन करता है, हमें पूछा है प्रोटीन का पाचन, तो इसका सही जवाब होगा लाइपेज, जो कि वास्तव में वसा का पाचन कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ भी आपको गलत जो छपा हुआ है वो बताना है। पहला है प्लीहा बिलरोथ रज्जु, तो बिल्कुल प्लीहा में बिलरोथ रज्जु पाया जाता है, तो सही है। दूसरा है सिरा आलिंद गांठ, जिसे ऐसे नोड कहते हैं शॉर्ट में, आगे लिखा हुआ गति निर्धारक, इंग्लिश में कहते हैं पेस मेकर, तो बिल्कुल ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है त्रिक पर्दी कपाट या ट्राई कस्पिड वॉल जिसे कहते हैं, उसके आगे लिखा हुआ मिट्रल कपाट, तो ये गलत है, क्योंकि ट्राई कस्पिड वॉल को नहीं बल्कि बाई कस्पिड वॉल जो होता है, द्विपर्दी कपाट जो होता है, उसे मिट्रल वॉल कहते हैं, तो ये गलत है और हमारा सही उत्तर यही होगा। नेक्स्ट है थेबेसियन कपाट, तो मानव हृदय के दाएं आलिंद में ये थेबेसियन कपाट पाया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है एंड्रोजन्स का स्रावण होता है, करता है, तो एंड्रोजन्स जो है नर जो होते हैं, नर हार्मोन्स एंड्रोजन्स कहलाते हैं, और इनका स्राव जो है वो लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाओं द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड, लीडिंग कोशिकाएं। यहाँ सर्टोली कोशिकाओं से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्टोली कोशिकाएं तो वास्तव में जो विकासशील जो शुक्राणु होते हैं उन्हें पोषण प्रदान का काम करती है, नर्स सेल्स भी ये कहलाती है। बाकी शुक्राणु जननीय कोशिकाएं ये तो शुक्राणु का निर्माण करती है। ट्यूनिका प्रोपेरिया जो है ये उस भित्ति का नाम है, तो इसका सही जवाब लीडिंग कोशिकाएं होगी। नेक्स्ट है समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए समजात अंग कौन से होते हैं, समवर्ती अंग कौन से हैं। समजात अंग वो होते हैं जिनके संरचना जो है वो समान रहती है, उनकी अगर बेसिक संरचना देखी जाए, उनकी आंतरिक संरचना देखी जाए तो वो समान होती है, उनकी उत्पत्ति समान होती है। हाँ, उनके कार्य अलग अलग हो सकते हैं, वो समजात अंग होते हैं। जबकि इसका जस्ट अपोजिट हम कर दें, कार्य उनके समान हो और उनकी उत्पत्ति अलग हो, उनकी आंतरिक संरचना अलग हो, तब उसे समवर्ती अंग कहते हैं। तो आंतरिक संरचना समान होनी चाहिए और कार्य अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आपके ऑप्शन में ज़्यादातर मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख, वेल के फ्लिपर्स या मीन पक्ष या कीट के पंख ये दिए हुए हैं। तो ध्यान रखना, कीट के पंख और पक्षी के पंख ये दो दोनों जो है इनकी संरचना बिल्कुल अलग होती है, कार्य जरूर समान होते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। ये समवर्ती अंग होते हैं, न कि समजात अंग। हमसे पूछा है समजात अंग, तो बहुत आपके एनसीईआरटी बुक में भी इसका एक चित्र दिया हुआ है, वो आपको दिमाग में रखना है। मानव के जो अग्रपाद हैं, घोड़े के जो पैर वगैरह सारे हैं, वो पक्षी के जो पंख हैं, ये सभी जो है इनके कार्य अलग है, लेकिन इनकी बेसिक संरचना और उनकी उत्पत्ति, इनका पूर्वज जो है वो सेम है। इसलिए सही उत्तर होगा इसका 3, मानव के अग्रपाद, घोड़े के पश्चपाद और पक्षी के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ एनेलिडा व मोलस्का की योजक कड़ी। एनेलिडा और मोलस्का की योजक कड़ी नियोपिलीना है, तो इसका दूसरा उत्तर सही होगा नियोपिलीना, एनेलिडा और मोलस्का की। यहाँ पहले नंबर का ऑप्शन जो पेरिपेटस है ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन याद रखना है अच्छी तरीके से, पेरिपेटस जो है वो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी है, न कि एनेलिडा और मोलस्का। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी नियोपिलीना है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी पेरिपेटस है, तो इसका सही उत्तर है नियोपिलीना। नेक्स्ट है मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है? मूंगा सिल्क, मूंगा रेशम आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है फिलोसोमिया रेसिनी, तो आप याद कीजिए फिलोसोमिया रेसिनी तो एरी सिल्क है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है एंथेरिया असामा, तो बिल्कुल एंथेरिया असामा से ही मूंगा सिल्क प्राप्त होता है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है एंथेरिया पेफिया, इसे टसर सिल्क कहते हैं, और बॉम्बेक्स मोराई इसे सहतूत वाला जो है सिल्क कहते हैं, सहतूत मलबरी। नेक्स्ट तो इसका जो सही उत्तर होगा मूंगा सिल्क होता है, एंथेरिया असमा। बाकी भी आपको याद कर लेने हैं, बहुत बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात था। यहाँ 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आप अनुपात 9, 3, 3, 1 देख रहे होंगे। आपको सिर्फ ये पता करना है कि कौन सा प्रभावी लक्षण है और कौन सा अप्रभावी लक्षण है। यहाँ 4 लक्षण आपके सामने हैं, गोल, हरा, झुर्रीदार और पीला। तो अपने 12th NCERT में ये वाला ही उदाहरण दिया हुआ है द्विसंकर क्रॉस के लिए। और जो मटर जो है उसमें उसका गोल होना और उसके पीला होना उसका प्रभावी लक्षण है, और उसका झुर्रीदार और हरा होना अप्रभावी लक्षण है। तो श्योर है जो 9 वाला जो रेशियो है, 9, 3, 3, 1 में जो 9 है वो प्रभावी होगा, गोल और पीला। तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है, इसमें पहले में गोल हरा है, दूसरे में गोल पीला है, तो यही इसका सही जवाब होगा। तीसरे में झुर्रीदार और पीला दिया हुआ है, झुर्रीदार और हरा दिया हुआ है चौथे में, तो ये गलत है, क्योंकि हमेशा प्रभावी अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रकट करेगा। तो पहला वाला जो अनुपात होता है हमेशा बड़ा वाला जो है 9, 3, 3, 1 में 9 सबसे ज़्यादा है, तो 9 प्रभावी वाले लक्षण होंगे, और प्रभावी इनमें होता है गोल और पीला। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला, जिसमें 9 गोल और पीले होंगे, 3 गोल और हरे हैं, 3 झुर्रीदार और पीले हैं, 1 झुर्रीदार और हरा है। ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने NCERT से को मेंशन करते हुए जितने भी क्वेश्चंस लैब असिस्टेंट में आए हैं वो सभी हमने हल कर लिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाली लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में भी इस वीडियो से हमने जो और डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस वो संभावित है आपको सहायता करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो अपना जो 2016 में लगी लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम है उसके पेपर्स को डिस्कस करना होगा। पेपर्स डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपके आगामी जो रणनीति होती है किसी एग्ज़ाम को फाइट करने की, ये बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए आपको पीछे जितने भी क्वेश्चंस पेपर आपको मिलते हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी, उन सब को आपको डिस्कस करना है, समझना है, और मैं धीरे धीरे ऐसे ही सभी प्रश्नों को आपको समझाता रहूँगा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।